हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं? आई गेस सभी ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपका एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। क्या रीज़न है? वह ये है कि आप एक दो दिन का जोश होता है तो आप रीडिंग देना शुरू करते हैं, और रीडिंग करते करते जो उसकी परिभाषिक है, जो शब्दावली है, वो इतनी ज़्यादा बोरिंग लगती है कि 2-3 पेज पढ़ते पढ़ते ही बोरिंग लगने लगता है और लोग बंद करके रख देते हैं। तो देखिए, क्या इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से जो है आप यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैं सारी बातें आपको क्लियर बताऊंगी, तो बस आपको वीडियो में बने रहना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का पूरा एनसीईआरटी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया है और हिस्ट्री में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 है हमारा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिएगा, ताकि आपको एक रीज़न पता चले कि क्यों आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, क्यों आपको यहाँ पे समय देने की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको नोट डाउन करने के लिए। अब ये पूरी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो आपको ये मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में। वहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे फिर वीडियो देखने का ज़रूरत क्या है? वीडियो आपको इसलिए देखना है क्योंकि जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगी एज अ कहानी की तरह हम बातें करते हुए चलेंगे, और सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा चैप्टर आपका कब ख़त्म हो गया। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस भी नहीं होगी। सारी बातें हम पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक बार पूरा पॉइंट घुस गया। इसके बाद आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे और जो पीडीएफ है उससे आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। पूरा दूध से मक्खन निकाल के मैंने आपके लिए रख दिया है ऑलरेडी। आप इसको जाएंगे और नोट बनाएंगे। नोट बनाते वक्त भी आपके दिमाग में एक बार फिर से वो सारे पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे, और फिर आप जब अपने तरफ से रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रिवीजन करने समय आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से पूरी एनसीईआरटी को आप कवर कर सकते हैं। बस आपको मेहनत जो है पूरी ईमानदारी से करनी होगी, क्योंकि अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपने परिस्थितियों को सुधारना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत का आप कोई भी रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप इससे बच के कुछ कर सकते हैं। तो बस आपको ऑथेंटिक बुक्स की तरफ ध्यान देना है। इसको करने के बाद ही आप कोई भी रेफरेंस बुक या फिर कोई भी प्रकार की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी है आपका थ्योरी समझना। तो इसीलिए चलिए हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और जितने भी लोग यहाँ पे चैनल पे अब तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए पसंद आ रहा है तो। और यहाँ पे अब बिना किसी बात के हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हमने जो है रशीदा के क्वेश्चंस को देखे थे। कल जो रशीदा पूछ रही थी उनको हमने बहुत अच्छे से देखा, बहुत सारे आंसर्स उससे हमें समझ में आए कि लोग कैसे बहुत सारे समय की बातें कैसे पता चलती हैं, कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था वो कैसे पता चलता है। तो उसके सारे आंसर्स हमें मिल गए थे। आज तुषार भैया आए हैं और तुषार भैया से फिर से उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, उसको हम जानेंगे और उसके सारे आंसर्स को इस पूरे चैप्टर में निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तुषार जो है अपने रिश्तेदार के शादी में जाता है चेन्नई। ठीक है। तो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। चलिए, सबको बहुत पसंद है रेल में खिड़की वाली सीट, तो वहाँ पे मिल जाती है सीट, और जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न था। तेजी से दौड़ती हुई गाड़ी वो देख रहा था, पेड़ पौधे, खेत खलियान, ये सभी चीज़ें वो देखते हुए चल रहा था। और इतने में ही जो है वहाँ पे उनके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी। अब इतना ही कहना था कि तुषार भैया के दिमाग में बैठ गया कि अब क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन तो वो ये था कि वो सोचने लगता है कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वे यात्रा ही कैसे किया करते थे? क्या वो सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे बिता दिया करते थे? तो ऐसा तो है नहीं। तो क्या है इसके पीछे की वजह, इसको हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हम आरंभिक मानव के बारे में पढ़ेंगे, आग की खोज किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से हथियार का इस्तेमाल किया गया, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सभी चीज़ों पर आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के दौरान। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब किस लाइन से कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में, ये भी मैं आपको बताती हुई चलूंगी। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उन्हें हम क्या कहते थे? आखेट खाद्य संग्राहक कहते थे। 20 साल पहले, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेट खाद्य संग्राहक कहते हैं, क्योंकि वो भोजन का जो है संग्रह किया करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, तो ये सभी इकट्ठा करने की जो इनकी प्रणाली थी, इसी के वजह से इनको आखेट खाद्य संग्राहक कहा जाता था। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनता है, तो आपको स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको जो है पूरी थ्योरी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ जहाँ हाईलाइट किया बस उसको आप लिख देंगे, आपको पूरी कथा कहानी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप जो है एनालिटिक वाले क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या इसमें कहा जा रहा है। तो आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घुमा करते थे, और ऐसा करने के कई कारण थे। किस वजह से वो घुमा करते थे, क्यों वो एक जगह नहीं रहते थे? तो इस तरह के कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो सारे जो पौधे हैं वो तो ख़त्म हो जाते, तो फिर वो क्या खाते? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये था इनका पहला कारण। तो स्टेटमेंट में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि क्या वो रीज़न हुआ करता था, और फिर आपको ऑप्शन में बहुत ज़्यादा फंसाया जाएगा। ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, बी सी डी होगा, इस प्रकार से आप सभी जानते हैं पैटर्न, आपको पता है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस आपको सभी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है। और जो ये पीडीएफ मैं आपको दूंगी ना, इसको आप बस रात को सोते वक्त एक बार ज़रूर देख लिया करो। वो देखने से क्या होगा, आपको सारी कहानी याद आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया है वो एक लाइन पढ़ने से ही सिर्फ आपको सारी कहानी याद आ जाएगी। ये होता है रीज़न पूरे वीडियो को आपको देखने का, ताकि आप सुन लेंगे तो आपको सारी कहानी दिमाग में फिट रहेगी। और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो समय आप यहाँ दे रहे हैं वो भी व्यर्थ जाएगा, इसीलिए आपको रिवीजन करते रहना। अब दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब ये जानवर का पीछा करते करते वो लोग भी बाहर, वो भी चले जाते थे, क्योंकि जानवरों का शिकार करना था उन्हें। अब जानवर अपना चारा ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं और वो जानवर के पीछे जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न था कि शिकार करने वाले लोग भी जानवरों के पीछे पीछे जाया करते थे, इस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। और फिर से क्या कारण है? 4 कारण इसमें बताए गए हैं। तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग आते थे। तो एक पर्यावरण या फिर एक कह सकते हैं कि जलवायु का भी, मौसम का जो है बहुत बड़ा कारक ये रहा है, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण क्या रहा होगा? तो वो यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों में पानी कभी नहीं होता है, कभी नहीं सूखता है, तो ऐसी जगह पे वो जाके रहते थे। ठीक है, तो जहाँ पे उन्हें नदियों का पानी का बारिश का पानी उन्हें मिल जाता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये सब 4 कुछ रीज़न थे, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक आपने देखा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको बोरियत महसूस हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए मज़ा आ रहा है तो वो भी ज़रूर बताते चलिएगा, ताकि मेरा भी थोड़ा मनोबल बना रहे और मैं इसी तरह आपके लिए यहाँ पे क्लासेस लेके आती रहूँ। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविद, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि पुरातत्वविद कौन होते हैं। तो ये आपको इसीलिए बैक टू बैक सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है आपको सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो उसी से आप आगे एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे और आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। वरना आपको जो है इसकी भाषा, इसकी शब्दावली आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसे ही कहीं से भी स्टार्ट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको वीडियो पे बस रोज़ आपको बने रहना है, आपको ज़रूर यहाँ से फ़ायदा देखने को मिलेगा।
अब देखिए क्या है, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों का औजार बनाया और उनमें से पत्थरों का औजार आज भी बचा हुआ है। आज भी जैसे कि अगर हम देखें, आपके जगह पे क्या बोलते हैं पता नहीं, इस प्रकार से कुछ होता है, लोढ़ी पाटी जिसको कहते हैं, ये होता है, इसमें ऐसे मसाला वसाला पीसने के काम आता है। तो इस प्रकार के औजार आज भी उपलब्ध हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। तो ये 3 पॉइंट आपको नोट करना है कि किस प्रकार के औजार बनाए जाते थे। तो पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो ये आपका बकायदा स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन में पूछा गया है ऑलरेडी सीटेट में। जितने भी सीटेट के विद्यार्थी हैं, बीपीएससी अभी हाल फिलहाल तो यही एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें आपको ज़्यादातर फोकस करना है। जैसे बीपीएससी के भी जो विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे 11-12 के भी क्लास के जो है जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके 11-12 से पूछे गए हैं। इसीलिए हम जो है पूरा 12 तक कवर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि कुछ भी हमारा पीछे नहीं रहे हम। चलिए आगे देखते हैं। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। अब ये तो भाषा से आप समझ रहे होंगे ना, मुट्ठे लगाना मतलब क्या होता है। जैसे ये लकड़ी का एक मुट्ठा है, इस पे लॉक बना करके ऐसे कुल्हाड़ी बना दिया जाता है। तो समझ में आ गया, यही कहने का मतलब है इसका। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती हैं और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। ईंधन के रूप में यानी कि जलावन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, झोपड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, औजार बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देखिए पत्थर का औजार है। अब यहाँ पे ये जो है, ये इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जैसे वृक्ष, पेड़ पौधे हैं, इसके जड़ों को खोदने के लिए इस प्रकार के जो है नुकीले औजार का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार का, इस तरह से बना हुआ है। तो ये क्या है, एक सुई नुमा देखने में लग रहा है। तो इससे क्या करता था, कपड़ों को या जानवरों की खाल को, वस्त्रों को सिलने का काम किया जाता था। आप देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान में रखें। चलिए आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका ये 2 से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, भीमबेटका से भी पूछता है। तो अभी आपको बस क्लास में बने रहना है, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे एक मानचित्र है, इसको भी हम देखेंगे। तो लाल त्रिकोण वाले जो स्थान है वो पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, और इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। अब यहाँ पे कौन लाल त्रिकोण वाला जगह है, तो देखिए यहाँ पे है, जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका एमपी में। इसके बाद देखिए हुसगी है और कुरनूल गुफाएं हैं। ये कुरनूल गुफाएं आप देख रहे हैं, और देख के बताइए कि अभी का ये कौन सा राज्य होगा। ये काफ़ी ज़रूरी है, इसको आपको लेके चलना पड़ेगा। आपको मैपिंग आना चाहिए, और मैपिंग आएगा तभी आप जो है यहाँ पे और बेहतर तरीके से आप ज्योग्राफी को समझ पाएंगे। तो ये वाला एरिया आपका कौन सा है बताएंगे आप, और ये वाला एरिया, ठीक है, दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुरनूल गुफाएं कौन से राज्य, अभी वर्तमान में कौन सा राज्य है, और हुसगी जो है ये कौन सा राज्य है, भीमबेटका जो ये कौन से राज्य में है अभी वर्तमान का, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था उस समय का, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए ये जो दिख रहा है आपको बुर्ज होम, ये आपका कहाँ था, ये महापाषाणिक पुरास्थल है। ये भी आपका महापाषाणिक पुरास्थल है। नवपाषाणिक है आपका कौन सा, जो आपके ब्लू कलर का यहाँ पे बना हुआ है ना, ये सब है। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आरंभिक गांव कौन कौन सा है, ये क्या, ये आप एक नोट बना के इसको लिख सकते हैं, कौन कौन सा आपका पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाए। जो स्टार मार्क किया हुआ है, जैसे आधुनिक नगर कौन सा है, कोलकाता, मुंबई, ये सब आधुनिक नगर है। तो ये जो छोटे छोटे 2-4 नाम है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिले। तो पत्थर की तलाश में भी वो लोग रहा करते थे। और यहाँ पे देखिए, तो
ये क्या है आपका, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो पूरा गुफा, ये भीमबेटका की गुफा है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो इस पुरास्थल व गुफाएं जो है कंदराएं मिली हैं इसमें। इस पुरास्थल में क्या मिला है, गुफाएं मिली हैं और कंदराएं मिली हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, भीमबेटका ब्रैकेट में आधुनिक मध्य प्रदेश, और इस पुरास्थल पर गुफाएं व क्या मिली हैं, कंदराएं मिली हैं। लोग इस गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे पुरा स्थल किस जगह को कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। वैसे आप जानते होंगे पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर कहीं भी, समुद्र के तल में, नदी के तल में पाए जाते हैं और इन्हीं पुरा स्थलों के बारे में अध्ययन किया जाता है और आपको बताया जाता है। तो ये पूरी कहानी है। अब देखिए आग की खोज के बारे में बात करें, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे कुरनूल गुफा, अभी हमने देखा ऊपर पे कुरनूल गुफा, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देखा कुरनूल गुफा, यहाँ पे क्या हुआ, आग की खोज यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलती है। तो कुरनूल गुफा को पहले तो बोला गया इसमें ढूंढे, तो हमने ढूंढ लिया। यहाँ पे क्या था, राख का अवशेष मिला था, इसको आपको नोट करना है। कुरनूल गुफा में क्या था, राख का अवशेष मिला था और इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये जो 3 आपके पॉइंट हैं, मुझे याद है ये सीटेड में एक बार आपका पूछा गया है। तो किन किन कारणों की वजह से आग का आविष्कार हुआ या आग की खोज हुई, तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नाम और तिथियाँ, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका पेज, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। अब जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम उसके रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, ये आपको नोट करना है। आरंभिक काल को वे क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों में, यानी कि प्राचीन, पूरा यानी प्राचीन, पूरा मतलब क्या होता है, प्राचीन, और पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी कि प्राचीन पत्थर, जो पुराना पत्थर होता है उसके नाम पे पूरा पाषाण काल नाम रखा है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, पूरा पाषाण काल किससे संबंधित है, पत्थर के औजारों से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। अब देखिए पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये समय भी आपको ध्यान में रखना है। और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य एवं पूरा पाषाण युग, ठीक है। अब मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है इसी काल में घटित होती है। अब जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं, ध्यान रखिए, अभी तक हमने देखा पत्थर के औजार का महत्व किसमें था, पूरा पाषाण काल में। अब हम देखिए पर्यावरणीय बदलाव जहाँ मिलते हैं उसको हम मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। नोट करते जाना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। और इसका समय क्या था, तो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। बहुत ही छोटा छोटा आपको पॉइंट बनाना है, बिल्कुल भी आपको कहानी नहीं लिखना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा आपको कैसे बनाना है, पूरा पाषाण काल और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए पत्थर के औजार, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा पाषाण काल आपका पत्थर के औजार से संबंधित था। और इसका नाम जो है ये आप तीनों लिख लीजिए, पूरा पाषाण काल का समय बस खत्म। अब आप मध्य पाषाण काल में क्या है, तो पर्यावरणीय बदलाव यहाँ पे मिलते देखने को, इसको मेसोलिथ कहते हैं और मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। इसका समय क्या था आपका, 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग में पत्थर के औजार की क्या विशेषता थी, तो वो छोटी थी। और पूरा पाषाण युग में बड़े पत्थर हुआ करते थे और इसमें छोटे पत्थर हुआ करते थे, ठीक है। तो इसके वजह से इसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया, यानी कि लघु पाषाण काल कहा जाने लगा। इस काल के
पाषाण औजार के यानी कि पत्थर के औजार के वजह से इसका नाम लघु पाषाण काल पड़ा। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान में बनाए जाते रहे। तो वो तो बनता ही रहा, साथ साथ कुछ उसको आधुनिकता भी उसमें देखने को। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या और कहा जा रहा है, तो अगले जो युग थे, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब है, हमने कुछ यहाँ पे दिया गया है कि अध्याय में बहुत सारे नाम अभी आपको मिलेंगे, तो इस पर हम आगे जिक्र करेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए बदलती जलवायु के बारे में क्या बात कही जा रही है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और इससे क्या हुआ, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवर जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो हो सकता है तब लोग इस जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे हों। और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत यहाँ से किस प्रकार से हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ से उगते हैं या कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद से पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार से धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो कैसे कृषक बने, कैसे पशुपालक बने, यही बात यहाँ पे आपको कहा गया है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ये सब एक अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहले जिन जंगली जानवर को पालतू बनाया गया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पालतू जानवर अपनाया गया वो कौन था, कुत्ता। ये भी क्वेश्चन आपका कितनी बार बना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को, माफ़ कीजिएगा, जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो पशुपालक थे, पशुओं की रक्षा कर रहे थे, पशुपालक बन गए धीरे धीरे वो। तो ये आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, बताइएगा ज़रूर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है। घरेलूकरण क्या होता है, तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब ये देखिए यहाँ पे छोटे दांत है, ये बड़े दांत हैं, तो कौन से यहाँ पे पूरा पाषाण काल के और कौन से यहाँ पे मध्य पाषाण काल के दांत हैं। चलिए यहाँ पे भी हम देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली जानवरों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी और जानवर को क्यों नहीं, कुत्ते ऐसे जानवर को क्यों जो थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं, उनको ही पालतू बनाया गया। तो इसीलिए बनाया गया, उनका चयन किया गया पौधों का। तभी तो जंगली और घरेलू में अंतर देखने को मिला। हिंसक प्रजाति के जानवर अलग हो गए। घरेलू हम पढ़ते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल अलग होता है ना, फॉरेस्ट एनिमल अलग होता है। तो ये अंतर कैसे आया, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिसमें बड़े दाने वाले अनाज होते हैं, साथ ही इनके मजबूत डंठल हो, अनाज के पके दानों के भार को जो संभाल सके। ऐसे पौधों और बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण को सुरक्षित रखा जा सके। तो उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, मतलब जो हिंसक नहीं होते हैं, थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए जो पौधे होते हैं वो जंगली जानवर और जंगली पौधों से धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। समझ में आई बात। तो मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत जो होते हैं और सींग वो छोटे होते हैं।
अच्छा, यहाँ पे इस तरह की बातें आपको सामने आ रही है। अब यहाँ पे देखिए आपको सूअर का दांत देखने को मिल रहा है। सूअर का दांत है ये, और कौन सा सूअर जंगली सूअर का दांत है और कौन सा पालतू, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पता है कि जो छोटा वाला दांत है ये पालतू है और ये जो बड़ा वाला दांत है ये जंगली है। चलिए, इस प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से करते हैं, और इसीलिए कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अनाज का उपयोग किस किस रूप में करते हैं? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको बशर्ते पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, बस इसको ध्यान से आपको सुनते रहना है और नोट ज़रूर करना है इसको, ठीक है। बाद में तसल्ली से नोट कर लेना PDF से। अब देखिए, एक नवीन जीवन शैली का शुरुआत कैसे होता है। तो तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो तो तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने तक, जैसे जैसे बहुत सारे काम इसमें शामिल होते गए। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता था। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। किसमें? भोजन और बीज। भोजन के रूप में भी अनाज को रखना, सुरक्षित रखना ज़रूरी था, और बीज के रूप में, ताकि फिर से उसका उत्पादन किया जा सके। तो ये प्रश्न आपका बनता है यहाँ से। तो इसको भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोची होगी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसे दफना दिया, उसको सुरक्षित रखने के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है, किस प्रकार से हैं? ये भी आपका एक प्रश्न बना था। तो पशुपालन जो है वो भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ये प्रश्न आपका सीधा सीधा पूछा गया था। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जानवर बच्चे देते हैं, उनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, और साथ ही उनसे दूध भी मिलता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत मिल जाता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि पशुपालन जो है वो अपने आप में भोजन का एक सोर्स है, वो भी एक भंडारण का ही तरीका है, जिससे हमें भोजन के रूप में बाद में जाके खाने को मिल सके, है ना। तो इसके लिए हम इसका भी भंडारण करते हैं। पशुपालन अपने आप में एक भंडारण है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम कुछ बातें पता करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको मानचित्र 2 में क्या तुम्हें कहीं नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है। अब ये आपको कैसे नोट करना है? तो यहाँ पे देखिए, नीले वर्ग दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नीले वर्ग कौन से हैं। जस्ट अ मिनट। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी आपको नीले वर्ग दिख रहे हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जितने भी नीले वर्ग आपको दिख रहे हैं ये सब, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। यहीं से आपको इसका आंसर समझ में आएगा। तो वो क्या है? तो यहाँ पे इनको कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है। तो ये आपको नाम लिखना है और उसी के सामने आपको ये लिखना है, ठीक है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको नोट करनी है, इम्पॉर्टेंट है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले और पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन किया। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष है। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी फसलें उगाई गई होंगी, है ना, और हड्डियाँ भी मिली हैं। उनके हड्डियों से पहचान किया जाता है कि कौन से जानवर वहाँ पे पाए जाते थे। अब अस्थायी जीवन की ओर चले तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं।
जैसे बुर्ज होम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, स्टार मार्क कीजिए इसको। बुर्ज होम जो है ये वर्तमान कश्मीर में है, और बुर्ज होम के लोग जो है वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। तो यहाँ पे क्या करता है, फैक्ट दे देगा आपको और कथन लिख देगा, ठीक है, और कारण लिख देगा, और फिर आपसे स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, और फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन में आप जो है गलतियाँ करेंगे। तो गलतियाँ ना हो इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। एक एक लाइन में आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हैं। ज़रा सा भी मैं अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से सारी चीज़ें करवा रही हूँ आपको, बस आपको भी पूरी ईमानदारी रखनी है, अपने अपने मेहनत की, अपने तरफ की ईमानदारी आप रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है जैसे मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बुर्ज होम में ये चीज़ें देखने को मिली। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, और इसमें कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणिक युगीन उपकरण से भिन्न है, यानी कि ये नवपाषाण युग का माना गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि नवपाषाण युग का माना जाता है बुर्ज होम का। जो ये जगह आपको देखने को मिल रहा है, ये जो समय है, यहाँ पे ये प्रश्न आपका बन सकता है कि ये किस युग से संबंधित है। तो ये बुर्ज होम जो है ये आपका नवपाषाण युग से संबंधित है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो ये भिन्न था, जो उस वक्त का जो औजार था उससे भिन्न था। यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, पॉलिश किया जाता है, यहाँ पे अधिक पैना करने के लिए इसमें पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है, जो कि आज भी किया जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नवपाषाण युग के पुरा स्थल में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो नवपाषाण युग के अंदर ही आपको इसको लिखना है। कभी कभी इन पर अलंकरण यानी कि इन पर सजावट किया जाता था, अलग अलग डिज़ाइन बनाया जाता था, और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। कब तक? तो नवपाषाण युग तक आते आते। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधों की उगाए जाने लगे थे। तो ये कपास का जो यहाँ पे अगर पूछा जाए कपास की खेती आपका कहाँ किस युग के से संबंधित है, तो नवपाषाण युग से संबंधित है। इससे पहले जो है इसका जिक्र नहीं मिलता है। चलिए आगे देखिए, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही क्या हुए होंगे? क्या हर जगह इसी तरह से बिल्कुल जादू हो गया और सारी जगह पे इसी तरह से व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम भी करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को भी अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते रहते थे। अब देखिए, मेहरगढ़ की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछी जाती है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। इसका जीवन मृत्यु दर क्या है? तो मेहरगढ़ मैंने आपको दिखाया था, आप कश्मीर साइड में। तो मेहरगढ़ क्या है? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी का पालन सीखा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। और नोट कैसे करना है आपको? तो क्लास 7 लिख देना है, ठीक है। क्लास 6 का चैप्टर 2 सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं अभी, क्लास 6 चैप्टर 2 लिख के उसके बाद आपको ये सभी चीज़ें उसमें नोट करनी है, ठीक है। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेहरगढ़ में ही सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा गया होगा मेहरगढ़ में, ठीक है। और ये बोलन दर्रे के पास का जगह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते में पड़ता है। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, जिसमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली है। तो ये आपको बाकायदा नोट करना है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका मेहरगढ़ का घर का चित्र दिया गया है, शायद इसी प्रकार से कुछ दिखता होगा, ठीक है।
और मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए रखे गए होंगे, जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाने का काम किया जाता होगा। और मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उनका क्या कहना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं वैज्ञानिक, कैसे कह सकते हैं पुरातत्वविद? वो इसलिए क्योंकि जब इनकी खुदाई की गई तो कंकाल के साथ में उसकी कोई प्रिय वस्तु, कुछ खाने की चीज़ें वहाँ पे रखी होती थी। मतलब संभवतः वो ऐसा सोचते होंगे कि मृत्यु के बाद उनके खाने के लिए कुछ सामान वहाँ पे रखा गया होगा। ऐसा यहाँ पे कहा भी गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ पे एक कब्र में एक मृतक के साथ साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए, ये आपका एक कंकाल है और यहाँ पे सामान रखी गई है, बकरी वगैरह रखी गई है। इसके भी कंकाल देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका आज का। यहाँ पे आप इसको चाहे तो इस पर विचार कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, इसकी ज्ञान इंद्रियाँ आपकी खुलेंगी और आप समझ पाएंगे खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से हमने पूरा पढ़ा है यहाँ पे, और इसका आप चाहे तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे? लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो ये सब बातें आपको सोचना है ताकि यहाँ से आप आंसर निकाल सकें और आप अच्छे से समझ पाएँ और इस चैप्टर को। तो पूरा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आया, बोरियत महसूस नहीं हुई, और इसी प्रकार से कंटिन्यू, मेरा तो कंटिन्यू रहेगा ही, और आपको इसको कंप्लीट यहाँ तक देखना है और इसका फिर से नोट बनाना है। नोट्स बनाने के लिए आप PDF ले सकते हैं, PDF की हेल्प ले सकते हैं। आप ही के लिए मैंने पहले से सारी चीज़ें पढ़ के बाकायदा एक एक चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है, और बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ों में। और आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। जितने भी लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।